पिछले वीडियो यानी कि 267 में आपने सुना प्रागैतिहासिक काल, आद्य इतिहास और ऐतिहासिक काल के बारे में। आज हम उसी के आगे की चर्चा करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। ईसा पूर्व 600 वर्ष के बाद से लेकर ईस्वी सन तक जितने भी शासक हुए हैं, उन सभी ने अपने साथ साथ अपने समय की प्रमुख घटनाओं या अपने काल के प्रमुख व्यक्तियों के बारे में उस समय की लिपि और लेखन वस्तु पर अंकित जरूर करवाया था, जिसे आज कोई भी देख सकता है, पढ़ सकता है। प्राप्त उन सभी लिखित साक्ष्यों को देखकर ही आज दावे के साथ ये कहा जा सकता है कि उस समय में कोई जाति या वर्ण व्यवस्था नहीं थी। फिर भी आज समाज या फिर लेखकों के द्वारा उस समय जाति वर्ण होने की अफवाह फैलाते हुए भ्रम का पुलिंदा बनाया जाता है। ईस्वी सन से पूर्व के किसी भी शासक ने अपने आप को किसी जाति वर्ण में बांधकर नहीं लिखा है, यानी कि उस समय जाति वर्ण का जन्म नहीं हुआ था। दूसरा, उस समय शासक वर्ग के अलावा विद्वान वर्ग का भी साक्ष्य मिलता है, जिसमें से एक नाम तो विश्व विख्यात मार्गदाता भगवान बुद्ध का है, जिसे सब लोग जानते हैं तथा जिनका किसी जाति वर्ण से संबंध नहीं था। भ्रम फैलाने हेतु भ्रमिक समाज और उसके लेखकों द्वारा उन्हें भी क्षत्रिय वर्ण का बना दिया गया है, जो कि सर्वथा अनुचित है, क्योंकि उसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि उस समय की भाषा लिपि में क्ष और त्र अक्षर नहीं थे, और दूसरा कारण उस समय के समाज में वर्ण नहीं थे। जाति और वर्ण की जगह पर उस समय कुल या वंश की परंपरा जरूर थी। यह कुल या वंश की परंपरा भी उस समय सभी लोगों हेतु नहीं थी। यह परंपरा सिर्फ उन्हीं लोगों पर लागू होती थी जो उस समय के राजा या जनपद के प्रमुख होते थे, जिनका जनपद, महाजनपद, गणराज्य या देश पर आधिपत्य हो जाता था। ऐसे लोग ही अपनी पहचान को सार्वजनिक करने हेतु या लोगों को संबोधन करने हेतु अपने कुल वंश का नामकरण करवाते थे, क्योंकि उस समय राज करने वाली प्रणाली राजतंत्र की थी, जिसमें राजगद्दी पर उस परिवार का कोई भी सदस्य आसीन होते रहता था, जिसकी वजह से राजा का नाम हमेशा बदलता रहता था। इसी नाम बदलने वाली प्रथा से बचने हेतु उस समय वंश परंपरा का निर्माण हुआ था, ताकि राजा बदलने के बाद भी राजवंश नाम एक बना रहे। इसी वजह से उस समय राजा का नाम बदलने के बाद भी वंश का नाम नहीं बदलता था। राजा के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली क्यों न बन जाए, लेकिन वैसे लोगों का कोई कुल वंश का नामकरण नहीं मिलता है, या ये कहें तो वैसे लोगों के कुल वंश का नामकरण नहीं होता था। जैसे मखली गोसाल, निकंड नाथपुत, पूरन कश्यप, अजीत केसकंबली, पकुत कच्चान, संजय बेलपट्टीपुत, आलार कलाम, मोगलायन, सारीपुत, महाकश्यप, कात्यायन, उपाली आदि। फिर भी उस समय कुल वंश का नामकरण तरल था, तत्कालिक था, क्षणिक था, अस्थायी था। जब तक शासन के परिवार का स्थान राजा या किसी जनपद के प्रमुख के पद पर आसीन है, तब तक उस शासक की पहचान वंश से होगी, और जैसे ही शासक उस पद या स्थान से हटे, उनके वंश नाम की पहचान खत्म। यही थी सम्यक संस्कृति की समानता वाली व्यवस्था। लेकिन यह तो आज तरल से ठोस हो गई है, परणागत हो गई है, जिस वजह से सदियों पूर्व राजतंत्र में राजा रहने वाले के वंशज राजतंत्र खत्म होने के बाद भी आज लोकतंत्र में राजा या राजपूत नाम से अपने आप को बांधे हुए हैं। भले ही उनका वंशज किसी की कोठी में या किसी होटल की दरबानी का काम क्यों ना कर रहा हो, या किसी के यहाँ ड्राइवरी का कार्य क्यों ना कर रहा हो, फिर भी वह आज अपने आप को राजपूत वंश का ही समझता है। भगवान बुद्ध के काल में इनके अलावा उस समय कई और विद्वान थे। उन विद्वानों को पाली भाषा में ब्राह्मण से संबोधित किया जाता था, जिसकी चर्चा सम्राट अशोक के चतुर्थ अभिलेख के माध्यम से की गई है कि धर्म की नीति के द्वारा अनैतिकता और ब्राह्मण समणा के प्रति निरादर की प्रवृत्ति, हिंसा आदि को रोका जाए। अब यहाँ पर भारत में निश्चित एजेंडा के तहत लेखन करने वाले जितने भी तथाकथित लेखक हैं, उन लोगों के अनुसार इस अभिलेख पर लिखित ब्राह्मण समणा का जो भावार्थ बताया जा रहा है, वह इस प्रकार से है। चतुर्थ अभिलेख द्वारा सम्राट जनता से अपील कर रहे हैं कि आप लोग ब्राह्मण, जिसे कि आज ब्राह्मण बोलते हैं, और समण, जिसको कि आज श्रमण कहते हैं,
इनके नाम के दो संज्ञा नामवाचक व्यक्ति पर आदर भाव रखें, किसी प्रकार का उनके साथ अनैतिक व्यवहार न करें। जबकि सम्राट अशोक के इस अभिलेख में लिखित ब्राह्मण और समड़ा का अर्थ पाली व्याकरण के अनुसार ऐसा नहीं हो सकता। पाली लेखन के समय इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाता है कि एक वाक्य में जब भी दो या दो से अधिक संज्ञा यानी कि नामवाचक का उपयोग किया जाता है तो पाली व्याकरण के अनुसार उस पंक्ति में प्रत्येक संज्ञा के नाम के बाद च का प्रयोग करना अति आवश्यक हो जाता है, जिसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर पाली में जो वाक्य लिखा गया है उस वाक्य के अंदर दो या दो से अधिक संज्ञा नाम का प्रयोग हुआ है, जिस वजह से प्रत्येक संज्ञा नाम के बाद च का प्रयोग हुआ है। यह पूर्व काल की समृद्ध पाली भाषा लिपि का गुण था, जिस गुण का स्थानांतरण आज के भाषा लिपि में देखने को मिलता है। फिर उस अभिलेख के लिखित वाक्य में ब्राह्मण समड़ा का अनुवाद करते समय भारत के तथाकथित विद्वान लेखकों ने इनका पालन क्यों नहीं किया? यही बात तथाकथित अनुवादक को संदेह के घेरे में ले जाती है। ऐसे लेखन को ही निश्चित एजेंडा के तहत लेखन करना कहा जाता है, ताकि आम जनता ऐसे लेखन को पढ़कर थोड़ी देर भ्रमित नहीं बल्कि आजीवन दिग्भ्रमित होती रहे। सम्राट द्वारा लिखित चतुर्थ अभिलेख का पूरा संदेश आपके बीच रख रहे हैं। ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा का ये संदेश आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इसका नागरी लिपि और हिंदी भाषा अनुवाद है। देवानंद प्रिय प्रियदर्शी राजा ने धर्मानुसार आचरण का प्रसार करते हुए प्राणियों के प्रति दया तथा विद्वान भिक्षु यानी कि साधक द्वारा बताए गए सम्यक मार्ग का प्रतिपालन करना चाहिए और माता पिता द्वारा बताए गए मार्ग का पालन करना चाहिए और उन दोनों लोगों की सेवा करनी चाहिए, ऐसा अनुरोध जनता से कर रहे हैं। यहाँ सम्राट द्वारा अभिलेख पर ब्राह्मण समड़ा से जिस समूह का संबोधन हो रहा है वह देशना यानी कि टीचिंग देने वाले को कहा जा रहा है। अब जो देशना देकर अनार्य व्यक्ति को आर्य बना रहे हैं वैसे व्यक्ति को विद्वान भिक्षु कहना ही चाहिए। ये विद्वान भिक्षु लोग ही गृहस्थों के बीच जाकर उनके अंदर बैठे राग द्वेष मोह को समण करने यानी कि त्यागने के लिए प्रेरित करते थे। विद्वान भिक्षु संघ के लोग भगवान गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए मार्गों पर चलकर स्वयं अपने अंदर के विकारों का समण करते थे, यानी कि राग द्वेष का समण करते थे, दबाते थे। अपने अंदर के विकारों को बाहर निकालकर भिक्षु का जीवन जीते थे। साथ ही गृहस्थों को जीवन जीने की देशना भी देते थे। ऐसे विद्वान भिक्षु को अरहत यानी कि देव भी कहा जाता था, जिस वजह से सम्राट अपने बृहत अभिलेख के माध्यम से भिक्षु को विद्वान भिक्षु कहकर संबोधित कर रहे हैं, जिसे पाली में ब्राह्मण समड़ा कहा जाता है। इसी ब्राह्मण शब्द को मैगस्थनीज ने यूनानी भाषा में ब्रेचमेनस कहा है। इस ब्रेचमैन शब्द का अर्थ स्कॉलर विद्वान से होता है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जो भिक्षु देशना दे रहे हैं यानी लोगों को शिक्षित कर रहे हैं तो ऐसे लोग निश्चित ही काफ़ी विद्वान और ज्ञानी होते होंगे। इस वजह से उन लोगों को ब्राह्मण समड़ा कहा जाता था। ऐसे इन विद्वान भिक्षुओं से भी अलग कुछ ब्राह्मणों का मिलान होता है जो अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी विद्वान होते थे। जिन ब्राह्मण यानी कि विद्वान व्यक्तियों का काफ़ी साक्ष्य मिलता है उनके नाम इस प्रकार हैं: मक्खली गोसाल, निगंठ नाथपुत, पूरन कश्यप, अजित केस कंबली, पकुत कच्चान, संजय बेलेटीपुत, आलार कलाम। इन जैसे अनेक ब्राह्मण यानी कि ब्राह्मण हुए हैं, जिनमें से कई लोग समाज को मार्गदर्शन करते थे तो वहीं कई लोग राजा के दरबार में अमात्य का भी काम करते थे। लेकिन इन सभी लोगों ने कहीं भी अपने आप को किसी जाति वर्ण में बांधकर नहीं लिखा। ऐसे साक्ष्यों से आज यह स्पष्ट हो जाता है कि ईस्वी सन से पूर्व जाति वर्ण नाम की किसी व्यवस्था का जन्म नहीं हुआ था। यदि अशोक के काल के 500-600 वर्ष बाद मिले समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को भी देखें तो भी आज के ब्राह्मण संज्ञा वाले शब्द का मिलान नहीं होता है। भाषा और क्षेत्र के अनुसार पूर्व का ब्राह्मण शब्द यहाँ आकर ब्राह्मण बन जाता है और जिस ब्राह्मण का अर्थ भी विद्वान होता है। इस अभिलेख एवं उसके अर्थ को यहाँ देख सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाया जाने वाला अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है। इस अभिलेख में समुद्रगुप्त द्वारा आजीविक लोगों को पाली में वाबनेसु आजीविकेसु कहकर संबोधित किया जा रहा है, यानी कि आजीविक समुदाय को विद्वान आजीवक कहकर संबोधित किया गया है।
जिस वाभिनेसु को स्तंभ में लिखा हुआ आप लोग देख और पढ़ सकते हैं। आज लोगों की जानकारी में कितनी विडंबना दिखती है। जिस व्यक्ति ने अपने कार्यकाल की पूर्व वाली प्राप्त जानकारी और वर्तमान में अपने द्वारा की गई जनहित की सारी जानकारी के साथ साथ अपने संज्ञान में आई सारी जानकारी को हीरे की तरह दूर से चमकता हुआ जमीन के ऊपर स्तंभ लेख, पहाड़ के अंदर गुफा लेख और चौक चौराहे पर शिलालेख के सहारे लिखकर लोगों को जानकारी में दे दी थी, जो आज भी वैसे ही स्वरूप में स्थापित है, जिसको कोई भी देख सकता है, पढ़ सकता है। लेकिन उन सभी अभिलेखों में लिखित जानकारी को यहाँ के तथाकथित विद्वानों की विद्वता के कारण पठन नहीं हो पाया था। उसकी जानकारी यूरोपियन विद्वानों के माध्यम से 18वीं शताब्दी के बाद भारतीय जनमानस को मालूम हुई थी। लेकिन जिस व्यक्ति ने कभी जन्म लिया या नहीं लिया, जनमानस से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य किया या नहीं किया, जिनके की कोई भी पुरातात्विक रूप से कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं, उन सब की जानकारी इन लेखकों द्वारा हजारों हजार वर्ष पूर्व यानी कि पाषाण सभ्यता से पूर्व की संस्कृति में ऐसा ही हुआ करता था, यह दावे के साथ कैसे लिखकर बताई जा सकती है। इसे तथाकथित विद्वानों की मूर्खता कहें या फिर कुछ और, इसे आप ही तय करें। सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख के लेखन करते समय उस पर स्पष्ट तौर से अपना नाम अशोक लिखा था। फिर भी इन तथाकथित ब्रह्मवंशी विद्वानों को ऐसे महान शासक के नाम की जानकारी नहीं हो पाई। सम्राट अशोक ने अपने कार्यकाल के विद्वान आजीवक संप्रदाय की चर्चा करते हुए गुफादान अभिलेख लिखा है, लेकिन अपने घर में किसी भी अज्ञात मूढ़ काल्पनिक चाणक्य का होना नहीं लिखा है। इसको ब्रह्मवंशी की नादानी कही जाए या ब्रह्मवंशी की धूर्तता द्वारा किसी पात्र का प्रत्यारोपण करना। यह बात आज सबको मालूम है कि कोई भी व्यक्ति या शासक जब किसी दूसरे के बारे में लिख सकता है तो अपने घर परिवार में मौजूद विशिष्ट लोगों की भी जानकारी जरूर लिखेगा। जैसे अंग्रेजों ने भारत में अपना वर्तमान इतिहास लिखा, तो क्या अंग्रेजों ने भारत का पूर्व में बेहतर या बदतर बीता हुआ कल का इतिहास नहीं लिखा? अगर अंग्रेज विद्वान वह इतिहास नहीं लिखते तो आज सभी लोग ब्रह्मवंश द्वारा लिखित गपोड़ इतिहास सतयुग, द्वापर और त्रेता के साथ साथ ब्राह्मण क्षत्रिय का बखिया बखान इतिहास पढ़ते रहते। अभी तक आप लोग ब्रह्मशीलों द्वारा किसी चित्रों का या कभी खुदाई से मिले कुछ आकार को लेकर काल्पनिक तारतम्य बैठाने का प्रयास देख रहे थे, लेकिन अब भ्रमिकों का जो प्रयास देखेंगे उससे थोड़ी देर आप भी ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि ये कैसे हो सकता है। भ्रमिकों की मान्यता है कि वेद, रामायण, गीता, महाभारत, उपनिषद और पुराण जैसे सभी श्रुति स्मृति ग्रंथों का लेखन या वाचन लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व हो गया था, लेकिन उन सभी ग्रंथों के अंदर लिखी गई या बोली गई संस्कृत भाषा के वाक्यों की शुद्धिकरण हेतु व्याकरण का निर्माण नहीं हुआ था। फिर तो संस्कृत में काफी अशुद्धि रही होगी। आखिर इनका सबका ये खेल कल्पनाओं पर ही तो चलता है। किसी भी लिपि या सिर्फ भाषा के निर्माण से पहले उसकी वर्णमाला का बनना निश्चित होता है और साथ में उसके बाद उसकी व्याकरण भी महत्वपूर्ण होती है। जैसे ज्ञात ऐतिहासिक काल की पहली लिपि धम्म लिपि और प्राकृत व पाली भाषा के नाम से साक्ष्यों में दर्ज है। कोई अपनी अंधभक्ति की वजह से बिना साक्ष्य का कुतर्क करता रहे वो बात अलग है, लेकिन जिसको कुछ पुरातात्विक साक्ष्य का ज्ञान है वैसे सभी लोग आज धम्म लिपि और प्राकृत पाली भाषा को ही प्रथम ज्ञात भाषा लिपि का दर्जा देते हैं। जब तक भाषा नहीं बनेगी तब तक उसका व्याकरण बनने का सवाल ही नहीं बनता। जैसे भगवान बुद्ध ईसा से 563 वर्ष पूर्व जन्म लेने के बाद से ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण प्राप्ति तक लोगों के बीच में ज्ञान बांटते रहे। भगवान बुद्ध द्वारा लोगों को जो ज्ञान दिया गया उसकी भाषा पाली थी। इस वजह से उस समय पाली भाषा का विकास हुआ। अब जब पाली भाषा बनी तो इसके साथ ही पाली भाषा के अंदर अशुद्धि नहीं आई, इसके लिए इसके व्याकरण की आवश्यकता हुई। इसी वजह से पाली के व्याकरण निर्माण में कच्चायन या महाकच्चायन और मौदगलान का नाम जुड़ गया। बाद में कच्चायन भी भगवान गौतम बुद्ध के शिष्य बन गए थे। लेकिन संस्कृत भाषा और संस्कृत व्याकरण का निर्माण किसने और कब किया, इसका आज तक कोई भी पुरातात्विक प्रमाण नहीं है। ऐसा क्यों? साथ ही संस्कृत भाषा का उपयोग कहाँ और किस शासक या किस शिक्षण संस्थान में किया जाता था, इसकी भी आज तक कोई भी जानकारी नहीं है। ऐसा क्यों?
इस विषय पर आज तक कोई भी इतिहासवेत्ता प्रमाण के साथ न खुलकर लिखते हैं और न ही खुलकर सार्वजनिक मंचों में कुछ बोलते हैं। आखिर ऐसी चुप्पी क्यों? अगर आपके पास इन क्यों का जवाब है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।